जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अवकल समीकरण में एक्सरसाइज 9.4 में आज लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 16 नंबर, क्या लिखा हुआ है कि अवकल समीकरण आपको एक दिया गया सवाल में x dy एक्स वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। फिर आगे सवाल को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लें एक बार के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाले वक्र का आपको समीकरण बताना है। ये जो अवकल समीकरण है ये एक ऐसे बिंदु से जा रहा है 1, -1 से, उस वक्र का ही आपको समीकरण बताना है। तो आपको मैंने पूरा मेथड बताया इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है कि कभी भी आपको जो dx दिखाई दे रहा है उसको नीचे नहीं रखना है, हमेशा राइट हैंड साइड या फिर कह सकते हैं हमेशा ऊपर रखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस dx को आपको उधर भेजना है। तो एक्स वाई डी वाई बराबर x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 और ये आ गया देखिए dx। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने बताया था अच्छी तरह से कि कभी भी dx वाले टर्म्स में आपको y वाला टर्म्स नहीं रखना है, dx वाले में y वाला टर्म्स नहीं रखना है और dy वाले में x वाला टर्म्स नहीं रखना है। तो आपने क्या किया, इसको नीचे भेजा तो y अपॉन वाई प्लस 2 dy बराबर x प्लस 2 अपॉन में क्या आ गया x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, इसका इधर और इसका इधर करा दिया। ठीक है, इसके बाद आप दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे दिक्कत विद्यार्थी को ये आती है कि आप इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। वाकई यहाँ पे अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप सवाल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो देखिए कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आप देख रहे हैं अंश और हर में जो y लिखा है उसकी पावर 1 है। और हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंटीग्रेशन के सवालों में x या y की पावर दोनों में सेम है अंश में लिखे हुए, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो हर में लिखा होता है उसको ऊपर बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर में लिखा है y प्लस 2 और इधर y में केवल आप देखें केवल y लिखा है। तो आपने क्या किया, इसमें 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 जोड़ दिया 2 घटा दिया, तो y प्लस 2 और ये dy। यहाँ पर आप देख रहे हैं हर में तो जो लिखा है वही ऊपर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको x अपॉन एक्स प्लस का 2/x ये कर दिया गया। इसके बाद इसको इसके अपॉन में अलग करेंगे तो आप देखेंगे y प्लस 2/y प्लस 2 और माइनस का 2 अपॉन y प्लस 2 और इंटू डी वाई, ये दोनों के इंटू में डी वाई लिखा हुआ है। और यहाँ से ये कैंसिल 1 dx और 2 आपने बाहर किया तो 1 अपॉन x dx। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कैंसिल किया आपने, 1 dy यहाँ से देखिए 2 बार हो रहा है, 1 अपॉन वाई प्लस 2 dy और ये आप देखें तो 1 का इंटीग्रेशन x और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों log x होता है। ठीक है, इसके बाद 1 का y के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो y आएगा, 1 का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आया। ठीक है, इसके बाद 1 अपॉन x आपको पता है यानी कि 1 अपॉन y जो होता है log y, यानी कि log y प्लस 2 और ये 2 log x प्लस 2 log x और पूरा इंटीग्रेशन हो जाने के बाद एक कांस्टेंट टर्म c लिख दिया गया। अब यहाँ पर आपको भी पता है कि जो वक्र है वो 1, -1 से होकर जा रहा है, तो आप लिखेंगे यह है समीकरण 1, -1 से होकर जा रहा है। तो जब ये इससे होकर जाएगा मतलब इस पॉइंट से ही बिल्कुल गुजर कर जाएगा, और जब उस पॉइंट से होकर गुजर कर जाएगा इसका मतलब उसको सेटिस्फाइड करना है। इसका मतलब है x की जगह आप रख सकते हैं 1 और y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ से कि y की जगह -1 रखा, तो आप देखिएगा -1 इक्वल टू, इसको आप पहला इक्वेशन कह सकते हैं, -2 log, और आप देखिए y की जगह आप रखेंगे -1 तो -1 प्लस 2 जैसे रखोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ये log 1 रख दिया गया। इक्वल में आप देख रहे हैं x लिखा है और x की जगह आपने पुट किया क्या, 1 पुट किया, बहुत सही। ठीक है, इसके बाद 2 log x की जगह आपने 1 पुट कर दिए प्लस का c, और आपको मेरे प्यारे बच्चों पता है log 1 की जो वैल्यू है वो 0 है, -1 बराबर 1 प्लस c। ठीक है, क्योंकि log 1 0 0 हो जाएगा, तो ये बचा 1 को आप उठा के इधर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हो -2 आ रही है। ठीक है, इस -2 की जो वैल्यू है आप उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फाइनल आंसर आप देखेंगे वहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपने क्या किया कि समीकरण 1 से, तो आप इधर देख रहे लिखा है y -2 log y प्लस 2 इक्वल x
प्लस 2 log x, 2 log x और c की वैल्यू आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों -2 आ रही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस कैलकुलेशन को बस केवल सॉल्व करना है और फाइनल आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x और जो -2 मतलब क्या, जिसमें log नहीं लगा है वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे और जिनमें log लगा उनको राइट हैंड साइड कर देंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं -2 और ये इधर आएगा -x, सॉरी y लिखा है और ये -x और ये इधर आएगा प्लस का 2। इसके बाद आपने क्या किया, ये लिखा है 2 log x और ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 log ब्रैकेट y प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा y माइनस एक्स प्लस 2 और आपको पता है, चलिए दोनों से कॉमन किया आपने 2, तो 2 जैसे कॉमन करेंगे तो ये लिखा है log x प्लस का log y प्लस 2। ठीक है, log y प्लस 2, यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिएगा y प्लस 2 लिखा दिख रहा है। चलिए इसके बाद आप देख रहे हैं log m प्लस log n का फार्मूला है, फार्मूला क्या है, log m इंटू n। ठीक है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 2 log ये हो गया x और इंटू y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। चलिए ठीक है, इसके बाद आपको क्या है, अगर एक फार्मूला और आप यहाँ पे लिखते हैं या फिर आप अपने आंसर को अगर यहीं पर भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, पूरे एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे जितने की होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आप इसको चलिए स्क्रीनशॉट, अगर आप चलिए क्वेश्चन थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आप इस फार्मूला जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, होता है फार्मूला log m की पावर n का फार्मूला है n log m, मतलब जो पावर है उसको आगे लिखा जा सकता है और आगे वाली पावर को फिर से ऊपर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर आप इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करें तो x y माइनस एक्स प्लस का 2 इक्वल, इस पावर को आप ऊपर लिख सकते हो और दोनों की पावर हो जाएगी। इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है log x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह भी इस आंसर को दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो पावर थी 2 दोनों में जाएगी तो ये x स्क्वायर और वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 16। उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में आप यहाँ पे मॉड के साथ लिख दें। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की तरफ। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 17। बहुत बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। क्या कहा गया कि बिंदु 0,-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक के गुणनफल और उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। बड़ा ही थ्योरेटिकल सवाल है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी मेरे प्यारे बच्चों थ्योरेटिकल सवाल आपको इस तरह मिले तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, अच्छे से रीड करना है और जो वो कहता है उसको लिखते जाए। जैसे मेरे साथ आप पढ़िए सवाल को, देखिएगा बहुत आसान लगेगा। बिंदु 0,-2 से गुजरने वाले, ये तो कंडीशन होगी, जो लास्ट में आंसर आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जहाँ पे जैसे आंसर आएगा वो x की जगह 0, y की जगह -2 पुट कर देंगे, वो आखिरी की बात है। ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y, एक बिंदु आपको दिया x, y करेक्ट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, आपको पता है स्पर्श रेखा की जो प्रवणता को आप dy पर dx से भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता का है, इसका मतलब है dy पर dx और किस बिंदु पर x, y पर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए, और उस बिंदु का मतलब x, y पर, और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, और उस बिंदु पर y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है, उस बिंदु पर x निर्देशांक के बराबर है। प्रवणता में y का गुणनफल x निर्देशांक के बराबर है। चलिए तो यहाँ से आपने क्या किया, इसका अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए अभी बताया dx ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ से लिख सकते हो। चलिए y को थोड़ा इसको सही से लिख ले, तो y dy/dx बराबर x, y dy बराबर x dx। इसके बाद आप दोनों बच्चों में इंटीग्रेशन करेंगे तो y का y²/2, x का हो जाएगा x²/2 प्लस c, और आपको पता है यह है समीकरण 0,-2 से होकर जा रहा है। ठीक है, पूरा लिखिएगा, तो y² 2 बराबर x² 2
जहाँ पे x है वहाँ पे 0, y की जगह 2 पुट करेंगे, -2, तो -2 का स्क्वायर बाई 2 बराबर x स्क्वायर, x की जगह आपको 0 पुट, तो ये 0 प्लस c, 2 का स्क्वायर 4/2 बराबर c, यहाँ से आप कह सकते हो c की वैल्यू 2, c की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 से आप देखें तो ये लिखा है y स्क्वायर बाई 2 बराबर x स्क्वायर बाई 2, c की वैल्यू 2 प्लस 2, और इसको आपने इधर भेज दिया तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर 2, एलसीएम सेम है तो इसको y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर 2, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4। ये रहा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन 17 केवल पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन करने और उसका सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आसान था। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग 18 की तरफ। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं जल्दी से ले लीजिए इसका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं हम लोग 18वां सवाल देखिए आज का क्या लिखा है, बहुत बेहतरीन सवाल है। अभी एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभी मैंने आपको बताया स्पर्श रेखा की प्रवणता इसमें dy/dx, ठीक है। स्पर्श रेखा किस बिंदु पर, आपको बिंदु भी याद रखना है x, y पर, ठीक है, कि स्पर्श बिंदु पर प्रवणता, स्पर्श बिंदु का मतलब ये वाला जो बिंदु है x, y, चलिए मैं यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ x, y और 4, -3 एक और बिंदु है -4, -3 को मिलाने वाली इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। अब यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो आपने क्लास 10th से सीखा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता है वो क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख रहा हूँ। दो बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता का जो फार्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। इसको आप x1, y1, x2 और y2 कह देंगे, ठीक है। तो इसकी प्रवणता जो आ रही है क्या आ रही है, y2 की वैल्यू आप देख रहे हो -3 है, y2 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू आप देख रहे हो क्या है, y1 की वैल्यू आप देख रहे हो y है, ठीक है। x2 की वैल्यू आप देख रहे हो -4 और x1 की वैल्यू -x, ठीक है। चलिए आप देख रहे हो ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन है, जो दोनों कॉमन माइनस कट जाएंगे, क्या बचेगा कि y + 3 अपॉन x + 4, y + 3 अपॉन x + 4 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की क्या हो गई, प्रवणता। और सवाल में क्या कहा गया है कि ऐसे बिंदु को मिलाने वाली प्रवणता इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दुगनी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता इन दोनों बिंदुओं को मिलाने, स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब dy/dx जो प्रवणता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली प्रवणता के दुगने के बराबर है, दुगने के बराबर है, इसमें 2 का गुणा और इन दोनों को मिलाने वाली प्रवणता की ये कंडीशन दी गई आपको, ठीक है। चलिए अब यहां से इसको आपको केवल बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले dx उधर जाएगा तो dy = 2y + 3 अपॉन x + 4 इंटू dx। अब इस वाले टर्म्स को नीचे भेजेंगे तो 1/y + 3 dy = 2 इंटू 1/x + 4 dx, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया दोनों पक्षों में, और 1/x का आप कह सकते हैं या 1/y लिखा है, 1/y का log y बराबर 2, 1/x इज log x + 4 प्लस का c, इसको इक्वेशन फर्स्ट आप कहेंगे। और आपको पता है इस सवाल में कहा गया यदि यह वक्र का मतलब ये इक्वेशन आ रही, यदि यह वक्र -2, 1 से गुजरता है, आप लिखेंगे यह वक्र -2, 1 से गुजरता है, ठीक है। तो x की जगह -2 और y की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करोगे तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है, क्योंकि y की जगह 1 और x की जगह आपने -2 पुट किया तो -2 पुट करोगे तो 4 में 2 चले गए, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 log 2 प्लस का c। log 4 को आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, या फिर हाँ चलिए log 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर
और ये इधर आएगा तो -2 log 2 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है log m की पावर n का जो फार्मूला है n आगे आ जाता है, इट मीन्स 2 log 2 माइनस का 2 log 2 बराबर c, कट गया। c की वैल्यू क्या आ गई, सवाल में 0 आ गई। c की वैल्यू 0 आप समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 से log y प्लस 3 log y प्लस 3 बराबर में लिखा है 2 log x प्लस 4 और c की वैल्यू आपको पता है 0 आई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको ऊपर ले जाया जा सकता है, तो log y प्लस 3 और इसको आप लिख सकते हो log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, लॉग से लॉग कैंसिल, तो क्या बचेगा कि y प्लस 3 बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर y प्लस 3। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों कर रहा 18 नंबर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। फिर से आप बस जो कंडीशन थी इसको कैसे बनाया गया एक बार फिर से समझते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता इट मीन्स dy/dx, स्पर्श बिंदु और 4, -3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दुगनी है। तो इन दोनों को पहले मिलाने वाली रेखा की आपने प्रवणता पता की है, और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला क्या है, m को कहा गया प्रवणता y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो y2 - y1 से आपने इसकी वैल्यू को रखा, दोनों से ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन किया, प्रवणता पता चली। और इसकी जो प्रवणता, इसी का मल्टीपल कितना, 2 का गुणा करा देने पर ये स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर है। कहाँ से पता चला, सवाल में दिया गया था। इसके बाद इसने यहाँ पे सॉल्व किया और ये फाइनल आंसर आया, ठीक है। चलिए, तो ये इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर ये क्या था, 18 था, ठीक है। चलिए 19 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन बहुत मजा आएगा क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कुछ शानदार तरीके से पढ़ा है। और आप देखिएगा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप ऐसी पढ़ाई पढ़िए जो कि आपको रटनी ना पड़े, हमेशा भविष्य में काम आए, चाहे आप वो इंटर कर रहे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और हमारा ये ऐसा चैनल है जो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से बता रहा है। किसी भी चीज़ को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है आप रट लीजिए, क्यों होता है सारे में आप बिल्कुल अच्छी तरह से सीख रहे हैं। हर बात पर क्वेश्चन लगाइए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया इस बार भी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और देखिए क्या लिखा है। बहुत बेहतरीन सवाल, अच्छे से पढ़िएगा एक बार मेरे साथ। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारा का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, स्थिर गति से बदल रहा है। देखिए गुब्बारा है, ठीक है, ये गुब्बारा है, गोलाकार गुब्बारा है और इसमें हवा भर के को क्या किया जा रहा है, फुलाया जा रहा है। अब फुलाया जा रहा है तो इसका जो आयतन है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है और स्थिर गति से बढ़ रहा है, ठीक है। ये सबसे मेन बात है, यानी कि आयतन जो इसका समय में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आयतन इसका बढ़ रहा है, गुब्बारे का साइज बढ़ रहा है, उसका आयतन बदलेगा। तो आयतन जो है वो कैसा, स्थिर है। सवाल में बताया स्थिर गति से बदल रहा है। इट मीन्स यहाँ से आपको पता चला जो आयतन है dV/dt, आयतन में परिवर्तन कैसा, स्थिर है, अचर है, जिसको आप कह सकते हैं। बहुत बेहतरीन लाइन है, इसको समझिए पहले। सबसे कहाँ से आई, फिर से देखिए मेरे साथ, यहाँ से देखिए सब लोग। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, फोकस करिए इस वर्ड पे, का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, स्थिर गति से, इस बात पे समझिए, स्थिर गति से बदल रहा है। क्या बदल रहा है, आयतन बदल रहा है, वो भी स्थिर गति से, ठीक है। तो आयतन का संकेत dV और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, लगातार समय के रिस्पेक्ट में कैसा अचर है। आरंभ में, आरंभ का मतलब है जब बिल्कुल कंडीशन देखी गई, किसी व्यक्ति ने अचानक देखा, उसको कहते हैं आरंभ की स्थिति। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 थी, मतलब क्या है, केस आपको दिया गया यहाँ पे, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। आरंभ का मतलब है समय 0 पर जो रेडियस थी r वो 3 थी। इसके बाद कुछ सेकंड बाद जो देखा गया है, कितने सेकंड बाद, और 3 सेकंड बाद, इसका मतलब है टाइम की वैल्यू जब 3 सेकंड की गई तब त्रिज्या कितनी हो गई, 6 हो गई। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति में एक गुब्बारा फुला रहा है, या आप एक गुब्बारा फुला रहे थे,
ठीक है। अचानक एक व्यक्ति एंट्री करता है, वो देखता है गुब्बारे की त्रिज्या उस समय आ गई 6। तो जब वो एंट्री कर रहा है, इसका मतलब उसने पहला सेकंड मतलब 0 सेकंड पर इसने देखना स्टार्ट किया और क्या देखा कि रेडियस कितनी है 3 है। इसके बाद कुछ समय बाद जब देखता है, कुछ समय मतलब 3 सेकंड बाद जब देखता है, तो रेडियस, क्योंकि हम लोग गुब्बारे को फुला रहे थे तो उसकी रेडियस 3 से बढ़कर कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि अगर समय को t का सेकंड कर दिया जाए तब गुब्बारे की त्रिज्या क्या है। समय t बराबर t पर ही बताना है आपको कि एक पर्टिकुलर अगर हम लोग समय ले लें t सेकंड, तो उस समय गुब्बारे की रेडियस क्या है, क्योंकि 0 पर अगर 3 है, 3 बराबर 3 सेकंड पे क्या है, 6 है। एक पर्टिकुलर समय अगर t लिया जाए तो उस समय उसकी रेडियस क्या है, ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे, एक बार मेरे साथ फिर से लिखते हैं इस सवाल में, देखिएगा बहुत आसान है। अचर को आप एक वैल्यू मान लेते हैं, चलिए उसका संकेत मान लेते हैं कि a है। dt को सबसे पहले उधर भेजेंगे तो dv बराबर a dt आ गया। दोनों पक्षों में समाकलन किया तो dv का इंटीग्रेशन आपको पता है v और dt का इंटीग्रेशन आपको पता है t, ठीक है। जैसे dx के रिस्पेक्ट में करते तो x आता है, dt के रिस्पेक्ट में करोगे तो t। एक कांस्टेंट टर्म्स ऐड करते चलिए c, और आपको पता है रेडियस दी जा रही है, रेडियस दी गई है। जबकि इस सवाल में अगर हम लोग देखें भी कि रेडियस का कोई जिक्र नहीं, और v क्या है, आयतन। और आपको पता है गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन जो है आपको पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। चलिए ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो 4/3 पाई r क्यूब। देखिएगा क्या बेहतरीन सवाल है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको किसी भी तरह दिक्कत नहीं। आयतन अचर को हम लोगों ने एक वैल्यू मान ली थी a, एक ऐसा अचर टर्म्स को बाहर किया। dt का समाकलन आपको पता है t, और एक समाकलन हो जाने के बाद कांस्टेंट लिखा जाता है जिसको c कहा गया, ठीक है। अब इस c की वैल्यू को आपको कैसे निकालना है, केस फर्स्ट जब t बराबर 0 और r की वैल्यू क्या है 3, पहला केस लिया गया। तो t की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, r की जगह 3 तो 4/3 पाई, r की जगह आप रखोगे 3 का क्यूब बराबर t, ठीक है। एक पावर कट गई, 3 की पावर 2 बची, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 9 का गुणा 4 से कराओगे 36 पाई। ये वैल्यू आ गई c की वैल्यू को आप यहाँ पे फिर से पुट करेंगे तो देखिएगा क्या आएगी। तो 4/3 r क्यूब पाई भी साथ में 80 और प्लस c की वैल्यू आप अभी कैलकुलेट करके निकाल पाए हो 36 पाई। केस टू में क्या है, केस 2 में आप ऐसा करें, यहाँ से पहले इसका 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या आएगा, ठीक है। ये 3 इधर जाएगा तो 4 पाई r क्यूब बराबर, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 380, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट केस 2 अप्लाई करते। चलिए तो केस 2 आप देखिए, केस 2 में क्या हो जाएगा, 4 बाई केस 2 क्या है, जब t की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। r की वैल्यू क्या उस समय 6 है, तो 4/3 पाई इंटू r की जगह आपने 6 का क्यूब बराबर a, और t की जगह आपने 3 प्लस का 36 पाई। यहाँ से आप कह सकते हो 6 का वर्ग जो आपको पता है 216, ठीक है। तो ये दिख रहा है, हाँ। तो 4/3 पाई 6 का वर्ग होता है 216, 3 कॉमन है यहाँ से तो ये बचेगा क्या, a प्लस 12 पाई, ठीक है। 3 कॉमन कर लिया, 3 1 3, 3 दूनी 6। यहाँ से इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 को इसे 3 7 21, 3 दूना 6 बराबर 3, और ये लिखा है a प्लस 12 पाई। फिर से ये 3 से कैंसिल होएगा तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या, 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24 या 72, a प्लस 12 पाई। इसके बाद आप क्या कह सकते हो, इसका मल्टीपल कराओगे तो 4 चौको 16, 24 चौको 96 पाई, और ये 12 इधर आएगा 12 पाई बराबर a। इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में 2 चले गए 4, और ये 8 में 1 चला, 9 में 1 चला गया 4 पाई, यानी कि 84 पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की। अब a की वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे,
समीकरण 1 में। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लेते हैं, फिर थोड़ा सा देखते हैं आगे। चलिए इसके बाद अब आप देखिए अंतिम 2-3 लाइनें और आंसर तुरंत पाएंगे आप। चलिए तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या लिखा है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, एक की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो ये 84 पाई और प्लस का 84 पाई एक की वैल्यू रख दी और इंटू टी प्लस का 36। अब यहाँ से आप देखो तो कॉमन है 36 पाई, पाई कॉमन है और पाई जैसे आप कॉमन करेंगे देखिएगा क्या बचेगा, तो 4 और 4 भी कॉमन है तो 4π/3 इंटू आर क्यूब, 4 कॉमन किया पाई कॉमन किया तो 4 जब कॉमन करोगे 4 दूना 8, 4 1 4 पाई प्लस इंटू टी और 4 9 36 यानी कि पाई तो कॉमन कर लिया है। चलिए तो 21 टी आपने 4 कॉमन किया तो 4 दूना 8, 4 1 4 और ये 4 9 36, 4 पाई से 4 पाई पूरा कट गया और ये आर क्यूब बराबर 3 उधर जाएगा और ये लिखा है 21t प्लस का 9। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया, 21 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो याद आएगा 21 63t प्लस का 9 3 27। ठीक है, हमें r की वैल्यू चाहिए, कह रहे पर्टिकुलर t पर r बराबर क्वेश्चन मार्क, तो t आपको पता ही r क्यूब जब उधर भेजोगे तो r की पावर r बराबर आ जाएगा 63t प्लस 27, क्यूब जब उधर जाएगा तो पावर चेप पलट जाती है तो 3/1 पावर है यहाँ पे, जब उधर जाएगी तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई किसकी, r के 63t प्लस का 27 की होल पावर 1/3। ठीक है, तो उम्मीद करो मेरे प्यारे बच्चों आज की जो क्लास थी वो वाकई बहुत ज़्यादा शानदार थी, शानदार सवालों से भरी हुई क्लास थी। ठीक है, आप इन सवालों को जरूर अच्छे तरह से लगाएं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करिए, मैं उस समस्या को दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। जय हिंद, गुड नाइट।